Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 12th of February. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन परस्पेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोनॉमी परस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था एंड वी नो दिस ट्रेंड कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है और वही ट्रेंड अब फेब में भी फॉलो हुआ है। बाय 10th ऑफ फेब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20.25% की इंक्रीज देखने के लिए मिला है, राइज देखने के लिए मिला है। तो इसको अनफोल्ड करेंगे, देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पाइक, सबसे ज़्यादा राइज कलेक्शन में हुआ है। इसके बाद हम एक इकोलॉजी परस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आज के पेपर में आई है विच इज़ ब्रूमेशन। ये ब्रूमेशन टर्म रेप्टाइल से रिलेटेड है। विंटर्स में जिस तरह एक हाइबरनेशन हम टर्म सुनते हैं, सिमिलरली रेप्टाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म आती है विच इज़ ब्रूमेशन। क्या होता है ब्रूमेशन? विल टॉक अबाउट दिस एंड देन विल टॉक अबाउट अनदर स्पीशी विच इज़ इन न्यूज़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे एंड देन एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी देखेंगे विच इज़ योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बेसिकली इसे बोला जाता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट तो क्या है ये नेशनल एग्जिट टेस्ट और ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये बेसिकली आपके मेडिकल एजुकेशन से रिलेट करता है। क्या है नेक्स्ट ये हम समझेंगे यहाँ पे। और लास्टली बात करेंगे, हमने देखा था कि बजट के अंदर हमारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसे लेकर हमारे इंटरिम बजट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी कि इसका जो कवरेज है इसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो उसी की प्रोग्रेस को लेकर आज का हमारा एक न्यूज़ आर्टिकल है पेपर में। सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे जो कि इकोनॉमी परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ देखी जाए, आप हेडलाइन पढ़िए, इट सेज दैट डायरेक्ट टैक्स किटी अप 20.2.5% बाय 10th Feb एज कलेक्शन स्पाइक्स। तो इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो पास्ट मंथ के कंपैरिजन में उसमें एक राइज आया है और वो राइज कुछ आपका 20.25% का है। ठीक है जी। एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस आर्टिकल को अनफोल्ड करते हैं। जब हम बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, तो यहाँ पे दो टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है आपका पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ, पर्सनल इनकम टैक्स और इसकी ग्रोथ, और दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी ट्रेंड को हमने देखना है कि अगर हम ग्रोथ देखें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुई है वो पर्सनल इनकम टैक्स रेवेन्यूज़ में हुई है एज़ कंपेयर टू द कॉरपोरेट इनकम टैक्स। जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें 26.91% का राइज देखने के लिए मिला है और वही जो कॉरपोरेट है उसमें कुछ 13.5% का राइज है। तो एक ट्रेंड आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स का जो रेवेन्यूज़ हैं दे आर मोर एज़ कंपेयर टू द कॉरपोरेट इनकम टैक्स। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब देखिए टैक्सेशन का टॉपिक आप बहुत डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं एंड मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक ब्रीफिंग दूंगी कि जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो ये वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है, डायरेक्टली बाय ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली अपना टैक्स जब पे करते हैं उसे कहा जाता है योर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गई तो वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की एज कितनी है, उसकी अर्निंग कितनी है, उसके बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स जो है वो पे किया जाता है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स हो गया। सिमिलरली वेल्थ टैक्स होता है कि कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कितनी मार्केट वैल्यू है, उसके बेसिस पे टैक्स पे किया जाए। सिमिलरली कॉरपोरेट टैक्स है जिसमें जो आपकी कंपनीज हैं वो कॉरपोरेट टैक्स पे करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के टैक्सेस को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। तो उसी में एक बड़ी चीज़ ये है कि जो
राइज है वो देखने के लिए मिला है। अच्छा, एक और चीज़ है कि पहले जब हमारे पास एस्टिमेट्स किए गए थे तो ये होप किया गया था कि इस साल कुछ 18.23 लाख करोड़ का जो एस्टिमेशन था कि इतना डायरेक्ट टैक्स आएगा, लेकिन ये बढ़कर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 19.5 लाख करोड़ के तकरीबन इसे शो किया गया है कि इतना डायरेक्ट टैक्स इस साल रिसीव किया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो वैल्यूज़ याद नहीं करनी, परसेंटेज याद नहीं करनी, ये याद रखना है कि येस, ईयर ऑन ईयर हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ रहा है और पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। मूविंग अहेड, बात करते हैं ब्रूमेशन के बारे में ना। देखिए, आपने बहुत सारी सी तस्वीरें देखी होंगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो एलिगेटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, अंडर वाटर है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो स्नाउट है वही पानी के बाहर आ रहा है, ये एलिगेटर जिंदा है या मर गया? राइट देखिए, ये जो सिचुएशन होती है, ये रेप्टाइल्स के केस में इसे ब्रूमेशन कहते हैं। ठीक है, ये ब्रूमेशन बेसिकली डॉर्मेंसी के पीरियड को सजेस्ट करता है कि जो पर्टिकुलर रेप्टाइल है वो डॉर्मेंट पीरियड में जा चुका है। बेसिकली उसने अपनी एक्टिविटी को क्या कर चुका है, वो अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर चुका है। जैसे जिस तरह हमारे मैमल्स जो हैं, मैमल्स विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैमल्स हाइबरनेट करते हैं, सिमिलरली जो रेप्टाइल्स हैं जब विंटर्स आती हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनको अपना फूड भी नहीं मिल पाता, फूड सोर्सेज भी स्कार्स हो जाते हैं। तो अब अल्टीमेटली वो इतने विंटर्स में इधर उधर भाग नहीं सकते, खाना है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रूमेशन की स्टेट में चले जाते हैं, वो ब्रूमेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं और जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कंडीशंस हैं उसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो बहुत बार जो रेप्टाइल्स हैं कभी कभार अंडरग्राउंड बरोज में चले जाते हैं, या फिर रॉक्स के अंदर जो क्रिवाइसेस होती हैं वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर शेल्टर्ड एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल हो। एंड इनका मेटाबॉलिज्म इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसीलिए दे कैन इवन सर्वाइव फॉर मंथ्स विदाउट ईटिंग। ठीक है जी, तो इस टाइम पे जो एक्टिविटी है ये कम्प्लीटली स्लो डाउन हो चुकी होती है, रेप्टाइल्स अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे होते हैं और अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट को भी मिनिमाइज कर चुके होते हैं। ठीक है, एंड अलग अलग तरह के जो रेप्टाइल्स हैं वो अलग अलग पैटर्न शो करते हैं। कभी कभी जैसे कि जो टर्टल्स हैं या फिर जो पेंटेड टर्टल्स होते हैं वो अपने आप को मड के अंदर बरो कर देते हैं। जो स्नेक्स हैं वो अंडरग्राउंड डेन्स में चले जाते हैं, केव्स में चली जाते हैं। अच्छा, लिजर्ड्स जो बहुत कॉमनली आप रेप्टाइल देखते हैं आसपास, लिजर्ड, वो आपको विंटर्स में नज़र नहीं आती। क्यों? बिकॉज लिजर्ड्स क्या कर रही होती हैं, ब्रूमेट कर रही होती हैं, देव अंडरवेंट ब्रूमेशन। तो आज के बाद ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा, जब कोई आपसे बोलता है कि यार सर्दियों में आपको उतने सांप नहीं नज़र आते, लिजर्ड्स नहीं नज़र आती, कहाँ गई, तो हाइबरनेशन नहीं बोलेंगे। हाइबरनेशन इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मैमल्स। रेप्टाइल्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ ब्रूमेशन। तो जो लिजर्ड्स हैं वो रॉक्स के अंदर छुप जाती हैं, वेजिटेशन में छुप जाते हैं। तो ब्रूमेशन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर रेप्टाइल्स, जिससे कि वो कोल्ड क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। एंड जैसे ही फिर फेवरेबल क्लाइमेट आता है फिर वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा उसी तरीके से कैरी आउट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपके पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना होगा। बेसिकली इंडिया में हमारे पास आता है नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेक्स्ट को लेकर कुछ रेगुलेशंस दिए थे, रूल्स दिए थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली नेक्स्ट के थ्रू हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हम हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की जो क्वालिटी है उसे एनहांस करना चाहते हैं। ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इंडिया में हर डॉक्टर के पास मिनिमम सेम लेवल का जो कॉम्पिटेंसी और नॉलेज जो है वो इतने लेवल की तो कम से कम होनी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट प्रैक्टिस इन इंडिया।
तो कम से कम इतनी नॉलेज, कम से कम इतनी कॉम्पिटेंसी डॉक्टर्स में हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नेक्स्ट लाया गया है, विच इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि नेक्स्ट एक तरीके का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मेडिकल ग्रेजुएट्स की कॉम्पिटेंसी को यहाँ पे टेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नेशनल मेडिकल कमीशन से अपनी डिग्रीज ले रहे हैं, विच आर बेसिकली अप्रूव्ड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, दे हैव टू क्वालिफाई द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट। इन इवन जो ओवरसीज स्टूडेंट्स भी जो हैं, अगर उनको भी इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उनको भी नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और यही सेम चीज़ इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। अब अगर आप इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। इट सेज दैट इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल इवैल्यूएशन प्रोसेस इन नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट की बात हो रही है और जिसे लेकर रिसेंटली जो रेगुलेशंस हैं वो लाई गई हैं, ताकि एक फेयरनेस और जो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इक्विटेबल बना रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये स्पीशी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बार बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो न्यूज़ में आती है। इस बार न्यूज़ में आने का रीज़न है कि आंध्र प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है रोलापादु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश के नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में है। और न्यूज़ ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस साल भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नज़र नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स से आंध्र प्रदेश की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पॉट नहीं किया गया है। जब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो मेनली तो ये आपको थार डेजर्ट वाले एरिया में मिलती हैं। हमारे राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे कॉमनली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, इसीलिए इवन इसको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। लेकिन ये विंटर्स के टाइम पे माइग्रेट करके टुवर्ड्स साउथ जाती थी, जो कि अब आंध्र प्रदेश में पिछले 2 साल से इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट नहीं किया गया है। And which shows that yes, something not so good is going on with Great Indian Bustard. पहली बात आपके पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखेंगे, द नेम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइंटिफिकली इज आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। याद रखेंगे, दिस इज द इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। याद रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है। वैसे भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो प्रेजेंस है ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फ्लैगशिप कहा जाता है कि जहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल गया, इसका मतलब कि उस ग्रास लैंड की हेल्थ, उसकी इकोलॉजी बहुत अच्छी है। मेनली मेजर एरिया राजस्थान और गुजरात का ही है जहाँ पे ये पाई जाती है, बट इसकी कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, लेकिन जो कि इस साल स्पॉट नहीं की गई है। दिस बर्ड इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। एक तो बड़ा थ्रेट तो ये है विच इज़ ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। ये कॉमनली पावर ट्रांसमिशन लाइन से कोलाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाती है। एंड इवन हंटिंग, जो कि मेनली पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे हंटिंग भी इसकी होती है। देन हैबिटेट लॉस हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स में एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन हो रही है, तो वो ऑल्ट्रेशन भी जो हैबिटेट का हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसके चलते एक बड़ा थ्रेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। तो याद रखेंगे, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आती है। हमारे पास CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो कि स्पेशली बर्ड्स को लेकर है, इसके भी ये अपेंडिक्स 1 में आती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 में आती है। तो मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, सबसे वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड जो भी वो कैटेगरीज़ हैं, उन सब में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल जाएगा। तो ये एक आर्टिकल हमें दोबारा बताता है कि येस, हाउ इम्पॉर्टेंट आर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, विच इज़ योर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना न्यूज़ में आई रिसेंटली। इंटरिम बजट में से खास तौर पे मेंशन किया गया। देखिए, हमारा ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है,
इसके थ्रू हेल्थ कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. सो बेसिकली हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख अ ईयर इज़ बीन गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, और ये कवरेज पुअर और वनरेबल फैमिलीज़ को दिया जाता है. एंड जिससे कि उनको एक हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है वो मिल पाती है. न्यूज़ में क्यों है कि हमारे जो ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि आशा विच इज़ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हेल्पर्स हैं, उनको भी इस पर्टिकुलर कवर में, हेल्थ कवरेज में इंक्लूड किया गया है. एंड अब वो भी स्कीम के तहत आकर ये जो हेल्थ कवरेज का जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे. देखिए, यहाँ पे आशास का रोल समझना बहुत ज़रूरी है. जो आशा प्रोग्राम है ये इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. इट प्लेज अ वेरी की कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी प्रोसेस. ठीक है, जब भी कम्युनिटी प्रोसेस की बात आती है, कम्युनिटी लेवल केयर की बात आती है, तो ऐसे केस में हमारी जो आशाज हैं दे इमर्ज एज अ कॉर्नर स्टोन, जिससे कि हमारे नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाते हैं. एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एक्सेस टू आवर कम्युनिटीज़. तो आशा बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट प्ले करती हैं हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो विलेज लेवल पे हेल्थ और सैनिटेशन कमिटीज़ को बनाना हो, महिला आरोग्य समिति बनाना हो, कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग करनी हो. तो आशाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ऐसे केस में आशाज का एडिशन इस स्कीम में होना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो इसी चीज़ को लेकर आर्टिकल आया है दैट ओवर 3 लाख आशाज दे हैव अप्लाइड फॉर सेंटर्स हेल्थ केयर. ठीक है, सो यहाँ से ये स्कीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.